जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, जो बच्चे आपका 15वां पार्ट 2 बुक से लिया गया प्रो सेक्शन का चैप्टर नंबर 4 है, और जिसका बच्चे हमने लाइन बाय लाइन बच्चे हमने इसका आपको एक्सप्लेनेशन करा दिया था। आज की इस क्लास में बच्चे हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं बच्चे, एक एक क्वेश्चन को आपके सामने रखा जाएगा। और बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जाएगा, क्योंकि बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक तरीका बताता है कि जिसमें से बहुत सारे ऐसे लाइंस होते हैं जो चैप्टर से ही लिए गए होते हैं। तो मोटा मोटी बच्चे हम लोग तो चैप्टर को पढ़ करके समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बातें क्वेश्चन आंसर में भी रह जाती हैं। तो हम लोग बच्चे सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चे, एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल हमने बच्चे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने कुछ कराए थे। कल हमने बच्चे क्लास में कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने करा दिए थे, है ना। और आज बच्चे हम लोग बात करेंगे सिंपली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कभी भी याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, समझ गए ना। क्योंकि बच्चे ये बस होते हैं, क्लास में कराए जाते हैं ताकि आपको चैप्टर थोड़ा सा और बढ़िया ढंग से समझ में आ जाए। और इसे बच्चे अगर आप याद करने की कोशिश कीजिएगा तो भाई कंफर्मेशन इस बात की है कि आप बीच में भूल ही जाते हो अगर याद करने बैठते हो तो, है ना। हिंदी के कुछ अगर लाइन्स होते हैं तो चलो ठीक, उसको याद किया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश के जो कुछ लाइन्स होते हैं, है ना बच्चे, उनको याद करने में बहुत टाइम किल हो जाता है। तो अभी आप 10th क्लास में हैं तो अभी आप बाकी सब्जेक्ट पे आप ज्यादा फोकस करें। अंग्रेजी में आप चैप्टर पे फोकस करें, चैप्टर को समझिए। ऑब्जेक्टिव फोकस पे ज्यादा कीजिएगा बच्चे, फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उस पे फोकस कीजिएगा। लॉन्ग के लिए बच्चे बस इतना है कि हमको पढ़ना है, समझना है, ताकि पता चले कि चैप्टर में और क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए। अब यहां देखिए बच्चे, क्वेश्चन एक और किया गया है, कहता है कि डू इंडियन फिल्म मेकर्स पॉजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। ओके, कहते हैं कि क्या, देखिए बच्चे, जिस सेंटेंस का लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो और पहला वर्ड आपका हेल्पिंग वर्ब हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया गया सेंटेंस का हिंदी होता है क्या से शुरू होता है ना। तो कहते हैं कि क्या भारतीय सिनेमा बनाने वाले लोग, क्या भारतीय सिनेमा बनाने वालों के पास होता है, प्रोसेस का मतलब उस चीज को रखना, तो क्या भारतीय सिनेमा बनाने वालों के पास होता है, क्या वो लोग रखते हैं प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, है ना। क्या उनके पास जो मुख्य कैमरा हो गया, लाइटिंग हो गया, ठीक है। Yes, Indian filmmakers to have the basic tools needed to make movies. जितना मूवी को बनाने के लिए जिस प्राइमरी टूल्स की जरूरत पड़ती है उतना इनके पास होता है, फिर भी ये बहाने बनाते हैं कि हमसे फिल्में अच्छी नहीं बन पा रही हैं। This includes things like, कहते हैं बच्चे, दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक कैमराज, लाइट्स, साउंड इक्विपमेंट। मूवी बनाते टाइम में सबसे बच्चे जो जरूरी चीज क्या है वो देखिए कैमरा है। कैमरा से ही शूट किया जा सकता है किसी वीडियो को, है ना। लाइट अच्छी नहीं रहेगी तो भाई कैमरा में साफ साफ दिखेगा नहीं। सब कुछ ठीक है लेकिन साउंड ही नहीं आ रहा है ना, तो जो भी चीजें सामने चल रही हैं कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। तो ये सब भाई क्या है, सब बेसिक टूल्स हैं जो कि फिल्म बनाने के वाले के पास में होती ही होती हैं। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर, है ना, चीजों को डायरेक्ट वे से नहीं दिखाया जाता है बल्कि उनको थोड़ा एडिट करके दिखाया जाता है, उनको थोड़ा सा चमक धमक डाल के दिखाया जाता है। तो ये सब चीजें जरूरी है। दीज टूल्स आर एसेंशियल्स, क्या है, यही सारे जो उपकरण हैं बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं फिल्म को निर्माण करने में, बनाने में। एंड इंडियन फिल्म मेकर्स हैव एक्सेस टू देम टू ब्रिंग देयर स्टोरीज टू लाइफ ऑन स्क्रीन। और अगर उनके पास कैमरा, लाइट, साउंड इक्विपमेंट और एडिटिंग सॉफ्टवेयर अगर हो तो यही 3-4 चीजें से वो चाहे तो फिल्म अच्छा बना सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा ग्लोसी की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा चमक धमक की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और भारतीय फिल्म बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके पास इतनी एक्सेस होती है, इतनी पहुंच होती है कि वो अपनी कहानियों को वो स्क्रीन पर एकदम जीवंत करके दिखा सकें। अगर उनके पास इतनी सारी चीजें भी अगर हैं तो काफी है। उनको नहीं चाहिए बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल्स फिल्म को बनाने के लिए, उनके पास ये सब बेसिक टूल्स जो हैं, कैमरा, लाइट, साउंड इक्विपमेंट और एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो इतना से ही फिल्म को अच्छा वो बना सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास कहानी अच्छी होनी चाहिए। ओके, आजकल बच्चे आप इसको देखते होंगे, आजकल इसी चीज को आप होते हुए देखते होंगे, देखते हैं लोग ब्लॉगिंग करते हैं, लोग ब्लॉग बनाते हैं, देखते हैं कहीं पर चले जाते हैं, मोबाइल के कैमरा से ही ब्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। थोड़ा बहुत भी एडिटिंग जानते हैं तो क्या करते हैं भाई, उनका वीडियो अच्छा खासा ज्यादा वायरल हो जाता है। ये सब चीजें हैं कि अगर कुछ आप अच्छा दिखाना चाहते हो तो उसके लिए बेसिक चीजें जो है, जैसे कैमरा हो गया तो मोबाइल का भी कैमरा हो जाता है, लाइट उसमें रहता है, साफ साफ दिखता है, साउंड इक्विपमेंट में भाई आवाज के लिए लोग माइक का यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं बस ये सब बेसिक टूल्स हैं, और ये भारतीय सिनेमा बनाने वालों के पास में पक्का है कि रहता ही रहता है। ओके, यहां देखिए बच्चे,
इसमें क्वेश्चन इतना बड़ा किया गया है कि व्हाट आवर सिनेमा नीड्स अबव एवरीथिंग एल्स द स्टाइल एंड इडियम एंड सॉर्ट ऑफ इकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा व्हिच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन, हाउ फार डज दिस अप्लाई टू इंडियन सिनेमा टुडे। कहते हैं ये सब जो लाइंस यहाँ पर लिखे गए आप पहले मतलब समझिएगा। कहते हैं कि हर एक सिनेमा को बनाने के लिए ना, सिनेमा को बनाने के लिए भाई आइकोनोग्राफी आपके पास होनी चाहिए। मतलब फिल्म निर्माण करने के लिए पहले नॉलेज तो होना चाहिए कि सिनेमा बनाया कैसे जाता है ना, और वो भी कैसा होना चाहिए, तो उसमें एक स्टाइल होनी चाहिए, कैसी उसकी एक अलग शैली होनी चाहिए कि हम किस परिवेश में फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसका थीम क्या है ना, वो किस जगह की मूवी है वो। ओके, और बच्चे कहते हैं कि ये जो भारतीय सिनेमा बनाने वाले हैं ना, उनकी पहचान आपको दिखानी पड़ेगी कि हम फिल्म भारत को लेकर के बना रहे हैं। तो कहते हैं इस लाइन के द्वारा कि हाउ फार डज दिस अप्लाई टू इंडियन सिनेमा टुडे, और आज की डेट में अगर देखा जाए, मतलब उसी डेट की बात कर रहे हैं 100 साल पहले की, तो कितना हद तक ये सही माना जाता है कि हम जो भी फिल्में बनाएंगे उसमें भारतीय परिवेश को दिखाएंगे, कितना हद तक ये सही है ये। तो कहते हैं द टॉपिक इज व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स एंड द ऑथर इज सत्यजीत रे। ओके, ये जो टॉपिक है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, और इसके ऑथर कौन है, सत्यजीत रे है। ठीक है, इंडियन सिनेमा नीड्स अ स्टाइल, सही बात है, भारतीय सिनेमा को किसकी जरूरत है, एक स्टाइल की जरूरत है, एक ईडियम की जरूरत है, अ सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी ऑफ सिनेमा, मतलब सिनेमा बनाने की जो कला है वो होनी चाहिए, व्हिच वुड बी यूनिकली एंड रिकॉग्नाइजेबली इंडियन, वो पूरी तरह से वो भारतीय होनी चाहिए। द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विद सच विजुअल डिसोनेंसेस, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम क्या करते हैं, दृश्यों का हम विसंगत तरीके से यूज करना शुरू करते हैं। मतलब हम हैं भारतीय, लेकिन हम दृश्य को कैसे दिखाते हैं, तो विसंगत तरीके से, मतलब कहीं और का दृश्य दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि हम भारतीय हैं। इन इंडियन सिनेमा देयर शुड बी द मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन लाइफ, हमारे भारतीय सिनेमा में जो बेसिक चीजें हैं क्या है, हमारे भारतीय जीवन के पहलू को दिखाना चाहिए उसमें, जहां पर यहीं के कस्टम को दिखाया जाए, यहीं की प्रथा को दिखाया जाए, यहीं की वेशभूषा को दिखाया जाए, और यहीं के व्यवहारों को दिखाया जाए, यहीं के पृष्ठभूमि को दिखाया जाए, बैकग्राउंड को दिखाया जाए, फोरग्राउंड को दिखाया जाए, और इन सब को मिलाकर के सिनेमा तैयार किया जाए, ताकि लगे कि हम वाकई भारतीय सिनेमा को दिखा रहे हैं, हम मतलब भारतीय सिनेमा में हम पूरे भारत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इट मींस नॉट मच डेकोरेटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि सिनेमा को ज्यादा आपको लीपा पोती नहीं करना है, ज्यादा डेकोरेट नहीं करना है हद से ज्यादा, और ऑर्नामेंटेड, इसको ज्यादा सजाना नहीं है। Here concerning cinema it should simply produce, और इसका मतलब सिंपली क्या, इस लाइन का बोलने का मतलब कि सिनेमा आपका बिल्कुल एकदम सिंपल होना चाहिए, बस ज्यादा नहीं, उसमें ज्यादा चमक धमक आपको नहीं डालना है। ठीक है बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन सर एग्जाम में ना, बच्चे एग्जाम में पूछे तो आप चाहे तो उसके आप शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को शॉर्ट आंसर लिखना नहीं है तो लॉन्ग क्वेश्चन बताइए कैसे लिख पाएंगे, है ना। शुड सिनेमा बी लुक्ड अपॉन एज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, गिव रीजन। कहते हैं क्या सिनेमा को होना चाहिए कैसा, एकदम क्रिएटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए, सही बात है। ओके, तो ये सिनेमा शुड बी सीन एज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, सही बात है। जब भी हम सिनेमा को देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या नजर आता है, उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी नजर आती है, जैसे गाना, उसमें एक्शन, है ना, उसमें अच्छे अच्छे सीन दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे उसमें आर्किटेक्चर दिखाई देते हैं, है ना, अच्छे उसमें डायलॉग सुनाई पड़ते हैं। तो वाकई सिनेमा जो है एक रूप में देखा जाता है, किस रूप में, तो एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन के रूप में देखा जाता है। बिकॉज क्योंकि इट ब्रिंग्स टुगेदर स्टोरी टेलिंग, क्योंकि सबको मिलाकर के ना आपका मकसद क्या होता है, लास्ट में कहानी को कहना। चाहे अच्छा संगीत डालिए, चाहे अच्छा डायलॉग डाल दीजिए, चाहे अच्छा कैमरा हो, चाहे अच्छा सीन हो, है ना, उसमें अच्छा दृश्य हो, म्यूजिक हो, और क्या हो, एक्टिंग हो। ठीक है, ये सब कोई विचारों को, है ना, क्या करता है, उसकी भावनाओं को हम लोग क्या करते हैं, कहानी के माध्यम से रख देते हैं। It allows creators to communicate messages and explore themes in ways that deeply impact viewers, मतलब सिनेमा क्रिएटर्स को ये कहता है कि आप उसमें ऐसा कम्युनिकेशन डालिए, एक ऐसा संदेश डालिए, है ना, ऐसी चीजों को, ऐसी विषयों को आप उजागर कीजिए ताकि जो कि एकदम डीपली, जिसका गहरा असर पड़े किसके ऊपर, व्यूअर्स के ऊपर। मतलब आप यूं ही कुछ नहीं बना दीजिए, कुछ ऐसी चीजें बनाइए जिसका गहरा असर पड़ना चाहिए आपके जो देखने वाले जो दर्शक हैं उनके मन के ऊपर, एक गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए देखने के बाद में। एडिशनली साथ ही साथ फिल्म मेकिंग एनकरेजेस कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन, साथ ही कहता है कि जो फिल्म मेकिंग होता है, सिनेमा निर्माण जो होता है, ये प्रोत्साहन देता है किसको, कोलैबोरेशन को, एक जुड़ाव को, एंड इनोवेशन, नई नई पहल करके ये दिखाता है ये समाज को। फोस्टरिंग क्रिएटिविटी अमंग आर्टिस्ट, ये कलाकारों के बीच में क्रिएटिविटी को बढ़ाने का ये काम करता है। थ्रू सिनेमा के जरिए डाइवर्स स्टोरीज एंड कल्चर्स आर शेयर्ड, मतलब अलग अलग प्रकार की कहानियां, अलग अलग प्रकार की संस्कृति, है ना, जो बिखरी पड़ी है इधर उधर, उन सब को देखिए सिनेमा के जरिए हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बताते हैं, है ना। प्रॉम्प्टिंग अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए मान लीजिए हम बिहार में हैं, ठीक है, तो और हमने देखा कि भाई दिल्ली का कोई फिल्म, जो फिल्म दिल्ली के ऊपर बनी, चाहे यूपी के ऊपर बनी, तो उस फिल्म को देखने समय पता चलता है ना कि देखो यूपी का ये कल्चर है, यूपी में ऐसा ऐसा होता है। यहाँ बैठे हम लोग साउथ इंडियन फिल्म देखते हैं, है ना, हम लोग तमिल फिल्म देखते हैं, तो उससे पता चलता है, कभी मान लीजिए जो बंदा कभी
तमिलनाडु नहीं गया है, जो बंदा कभी तमिलनाडु नहीं गया, कभी केरल नहीं गया है, कभी महाराष्ट्र नहीं गया है और वहां की फिल्में देखता है तो उसे पता चलता है कि देखो महाराष्ट्र में ऐसा ऐसा कल्चर है, वहां के लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं, वहां का लोग ऐसा भाषा बोलते हैं, इस तरीके से। वो तो सिनेमा क्या दिखाता है, सिनेमा शेयर करता है, उस संस्कृति को शेयर करता है, उसको समझने का प्रयास करता है कि भाई ये भी अपने लोग हैं, है ना, और इम्पैथी, और उसके अंदर में क्या सांत्वना देता है वो। ओवरऑल कुल मिलाकर अगर बात करें हम तो सिनेमा सर्व्स एज अ पावरफुल मीडियम। सिनेमा क्या है, ये एक सेवा देने का काम करता है। सिनेमा क्या करता है, एक सेवा देने का काम करता है। किसके लिए, एक पावरफुल मीडियम है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, अपने से लोगों को जोड़ने का और लोगों को खुद से जोड़ने का। ये एक सशक्त क्या है, एक माध्यम है। फॉर आर्टिस्ट, किसके लिए, कलाकारों के लिए, ताकि वो एक्सप्रेस कर पाए खुद को। एंड फॉर ऑडियंसेस टू एंगेज, और ताकि जितने भी वहां ऑडियंस बैठे हुए हैं देखने के लिए सिनेमा को, उनके साथ ना, मतलब उनको अपने साथ में एंगेज करके रखें, मतलब एकदम जोड़ करके रखें। ओके, विद कंपेलिंग नैरेटिव्स एंड एक्सपीरियंसेस, ऐसा लगे कि वो मजबूर हो जाए आपके सिनेमा को देखने के लिए। आप इस तरीके से सिनेमा बनाइएगा। ओके, ये बच्चे सारी बातें सिनेमा को लेकर के हो रही थी कि सिनेमा कैसी होनी चाहिए, ये यहां बता रहा है। और सिनेमा क्या समाज का आईना है, क्या लोगों को जोड़ता है, बच्चे यही बात यहां पर अभी कही गई है कि सिनेमा से अलग अलग कल्चर को हम लोग जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और ये आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए सिनेमा बहुत ही जरूरी चीज है, ताकि कलाकार उसमें अपने दर्शक को खुद के साथ जोड़ करके रख पाए। ओके, सिनेमा से भाई कोई विचारों को बढ़ावा मिलता है ना। डू यू थिंक दैट इंडियन फिल्म्स हैव सर्टेन बेसिक वीकनेस। आपने दंगल मूवी देखी तो उससे आपको क्या सीख मिली, सिनेमा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाग मिल्खा भाग मूवी है, कितना कुछ सिखा के जाता है ये, है ना। आपका हो गया दंगल, हो गया आपका, देखिए वन ऑफ द बेस्ट मूवीज इंडियन सिनेमा, दैट इज 3 इडियट्स। जो 3 इडियट्स देखेगा, सोचे कभी वो लाइफ में गिव अप करने का भी सोचेगा नहीं, कभी वो रट्टा मारने के पीछे भागेगा नहीं, हमेशा वो सक्सेस के पीछे नहीं, वो एक्सीलेंस के पीछे भागेगा। तो समाज का आईना वाकई सिनेमा होता है। अगर ये सब मूवी में मैसेज जो दिया जाता है कि हमें वी डोंट हैव टू गिव अप, हमें वी शुड नॉट गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। तभी तो वो हमें हमारे दिखाता है कि भाई, क्योंकि इंसान है ना, जो सक्सेस के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागता है, उसके पीछे फिर सक्सेस भागता है, सफलता उसके पीछे आती है। ये सब चीजें हमने जब 3 इडियट्स मूवी देखी तो बहुत कुछ सीखने को मिला वहां पर, है ना। दंगल मूवी में गीता बबीता दोनों जो लड़कियां थी, जो ना पंजाब की थी ना, दंगल, है ना, वहीं की मूवी थी ये, नहीं पंजाब की नहीं, कहाँ की, हरियाणा की ना, शायद हरियाणा। तो दोनों गीता बबीता को देख कर न जाने कितनी लड़कियों ने कुश्ती लड़ना सीख लिया था, है ना। कितनी लड़कियों, कितने मतलब पिता ने अपनी बेटियों को मतलब कुश्ती लड़वाया, है ना। और सिर्फ कुश्ती नहीं, बल्कि ये भी समझा कि भाई कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। तो मूवी तो हमेशा एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करती है, लेकिन सारी मूवीज नहीं कह सकते हैं। कुछ मूवीज खाली बस ऐसे ही दिखावा करती है और कुछ नहीं करती है वो। डू यू थिंक दैट इंडियन फिल्म्स हैव सर्टेन बेसिक वीकनेसेस, कहते हैं क्या आपको भी लगता है कि भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसे कमजोरियां हैं, कुछ ऐसी कमजोरी है। इलस्ट्रेट योर आंसर, अपने आंसर को आप थोड़ा सा उदाहरण देकर बताइए। साइटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द फिल्म्स यू हैव सीन, आपने जो कभी फिल्म देखी उसके बारे में बता सकते हैं। यहां देखिए बच्चे कि यस, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि भारतीय सिनेमा में अभी भी कुछ बेसिक कमजोरियां हैं, कुछ कमजोरी है उसमें। कहते हैं कि सम फिल्म्स हैव ओवरली कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट्स, कुछ तो फिल्म ऐसे होते हैं जिसका जो कहानी होता है इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि दर्शक कहता है भैया उससे अच्छा हम बाहर जाकर घूम लेंगे। दैट कैन कंफ्यूज व्यूअर्स, वो कहता है ना, देखने वालों को, दर्शक को क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है, भ्रमित कर देता है कि क्या फिल्म बनाया है, क्या ये एकदम इतना दिमाग का दही कर दिया भाई, क्या कहना चाहता है फिल्म, कुछ पता नहीं चलता है। अनदर इशू, दूसरा मुद्दा यह है कि इज द टेंडेंसी टू फॉलो हॉलीवुड ट्रेंड्स, दूसरा मुद्दा यह है कि लगभग मूवी हॉलीवुड का कॉपी करने लग जाती है। ओके, रिजल्टिंग इन अनओरिजिनल स्टोरी टेलिंग, और इसका परिणाम क्या होता है कि जो कहानी है ना वो ओरिजिनल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो तो कॉपी की हुई होती है। However, there are exceptions like RRR and GOAT, which offer fresh and thought provoking narratives। मतलब जैसे मूवी आई, जैसे RRR हो गया, आप यहाँ बच्चे बच्चे किसी का एग्जांपल दे सकते हैं, GOAT हो गया, ये सब क्या है, which offer fresh and thought provoking narratives। इसमें दिखाया गया कि हम कितना तरोताजा इसमें उस थॉट को दिखाया गया, उस कहानी को दिखाया गया। आपने RRR मूवी अगर देखी होगी ना तो आपको लगेगा कि भैया वाकई कोई मूवी बनाया है। जैसे 12th फेल आपका हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने, 12th फेल कितना कुछ सिखाया सोचिए, है ना। 12th फेल मूवी हो गई। These films show that, ये फिल्में क्या करती हैं, ये फिल्में दिखाती हैं कि भारतीय सिनेमा हैज द पोटेंशियल, कि आप भारतीय सिनेमा बनाने वालों के पास में वो शक्ति है, वो ताकत है, समझ गए, कि वो इस कमजोरी को ओवरकम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म भी भारतीय सिनेमा ने दिया है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी बन जाती है इसके कारण से भारतीय सिनेमा को शर्मसार होना पड़ जाता है। ओके, तो ये इनके पास वैसी पोटेंशियल है, वैसी ताकत है कि अपनी कमजोरी को ये कंट्रोल कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं।
प्रोड्यूस मोर ओरिजिनल एंड कॉम्पेलिंग वर्क्स, मतलब चाहे तो एकदम नए नए सिनेमा बना करके, कुछ नई नई कहानियां ला करके, अच्छी अच्छी रचनाओं को या ला करके अपने चाहे तो इस कमजोरी पर काबू पा सकते हैं। जैसे अगर हमारे शरीर में कमजोरी है तो डॉक्टर पास क्या कहेगा, भाई दूध पियो, एनर्जेटिक जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है, प्रोटीन वगैरह लो भाई, है ना, फल वल खाओ, टाइम पे खाना खाओ, ये सब कहेंगे, सप्लीमेंट्री लो, ये सब कहेंगे ना। तो वैसे ही जब कमजोरी होगी तो भाई हमारे पास ताकत है कि हम यहाँ पर अपने उस कमजोरी पे पकड़ बना सकते हैं। लेकिन कुछ मूवी के चलते कमजोरियां दिखने लग जाती हैं। कहते हैं व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन फिल्म्स, कहते हैं वैसा क्या है जिसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है भारतीय सिनेमा पर, वैसा क्या है जिसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है भारतीय सिनेमा पर। कहते हैं इंडियन मूवीज आर हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉलीवुड। सबसे पहले क्या कि भारतीय सिनेमा पर सबसे ज्यादा जो असर डाला है वो कौन है, वो हॉलीवुड है, क्योंकि अक्सर जो मूवी थी वहीं से कॉपी की हुई थी। दे टेक आइडियाज एंड स्टाइल्स फ्रॉम अमेरिकन फिल्म्स। भारतीय सिनेमा बनाने वाले कुछ चंद लोग ऐसे थे जो वहीं से आइडिया लेते थे, वहीं से उनका स्टाइल कॉपी करते थे, कहां से, अमेरिकन फिल्म से, एंड ट्राई टू यूज देम इन देयर ओन मूवीज, और वहां के कल्चर को अपने मूवीज में दिखाने का प्रयास करते थे। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ये हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप कॉपी कीजिए, मूवी चला दीजिए, अच्छा नहीं है ये। अमेरिकन फिल्म्स माइट नॉट मैच वेल विद इंडियन कल्चर, क्योंकि अमेरिका में जो फिल्म बनते हैं ना, वहां का जो कल्चर है वो भारतीय कल्चर के साथ में, भारतीय संस्कृति के साथ में मैच नहीं करती है। तो आप हर बार कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो फिल्म देखने वाले समझ जाएंगे कि यहाँ सिनेमा बना रहा है भारतीय डायरेक्टर और दिखा रहा है सीन अमेरिका का, है ना। एंड इट्स हार्ड टू मेक मूवीज अनलाइक टू लुक एट हॉलीवुड फॉर आइडियाज। ओके, और ये जरूरी नहीं है कि हम वो सारे विचारों के लिए, अच्छे अच्छे विचार के लिए हम हॉलीवुड पर ही डिपेंडेंट हो जाए। दे हैव अ टफ टाइम कॉपिंग एवरीथिंग, ओके, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन कल्चर एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल। क्योंकि जितना हमारे पास रिसोर्सेज था, साधन था, हम चाहते तो उससे भी मूवी बना सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, लगभग चीजों को हमने क्या करना शुरू कर दिया था, कॉपी करना शुरू कर दिया था। So, while Hollywood has a big impact on Indian cinema, यहाँ हॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है भारतीय सिनेमा पर। It's not always easy for Indian movies to follow its example, है ना। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम हॉलीवुड का ही एग्जाम्पल दे मूवी बनाने में, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है बच्चे। ओके, कल्चर का मतलब होता है बच्चे संस्कृति होता है। जैसे हमारा भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर क्या कहलाएगा, अपनी संस्कृति, हमारी जो पहचान है, हमारी जो संस्कृति है ना। ये बच्चे आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का। यहां पूछा गया कि व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द अमेरिकन फिल्म डू आवर फिल्म्स इमिटेट, इज इट जस्टिफाइड इन आवर कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं कि वो ऐसे कौन कौन से पहलू हैं जिससे पता चलता है कि अमेरिकन फिल्म से हमारा फिल्म जो है वो कॉपी किया हुआ है वो। तो इंडियन मूवीज ऑफन कॉपी थिंग्स फ्रॉम अमेरिकन फिल्म, कहते हैं साफ साफ ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात एक महान डायरेक्टर इस बात को मानने को तैयार है कि वाकई भारतीय जो सिनेमा होती है ना, वो कॉपी पेस्ट होती है किससे, तो अमेरिकन फिल्म की। ये उस जमाने की बात हो रही है। लाइक हाउ दे टेल स्टोरी, जैसे क्या क्या कॉपी करते हैं कि कैसे उनकी वो कहानियों को सुनाने का तरीका उनका क्या होता है, उनका स्क्रिप्ट क्या होता है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जिस कहानियों को, जिस डायलॉग को पेपर पे लिख दिया जाता है उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, एंड यूज बैकग्राउंड म्यूजिक, और बैकग्राउंड में जो उसका बीजीएम हो रहा होता है, जो बीजीएम हो रहा होता है बैकग्राउंड म्यूजिक, जैसे फाइट चल रहा है, पीछे से म्यूजिक बज रहा है, तो पीछे से जो म्यूजिक सुनाई पड़ रहा होता है ना, वो उनका कैसा रहता है। एग्जाम्पल, दे माइट यूज सिमिलर स्टोरी टेलिंग टेक्निक सच एज लव ट्रायंगल्स, जैसे वो लव ट्रायंगल्स पे वो, है ना, लव ट्रायंगल्स बोलने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि एक लड़का और यहाँ पर ये, है ना, एक ही लड़का है और ये मान लीजिए दो लड़की है, ठीक है ना। अब इन दोनों लड़कियों को इसी लड़के से प्यार हो गया, लव हो गया है, इसको लव ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ 3 एंगल बन रहा है तो ट्रायंगल हो गया यहाँ पर, है ना। या फिर 2 लड़का है और दोनों लड़कों को एक ही लड़की पसंद है, तो यहाँ भी लव ट्रायंगल बन गया है। तो उनकी कहानियों में लव ट्रायंगल्स अक्सर देखने को मिलते थे, एंड ड्रामेटिक ट्विस्ट, और एक नाटकीय वहां पर एक मोड़ आ जाता था। ये सब चीजें भारतीय सिनेमा शुरू से कॉपी करते आ रही हैं। दे ऑल्सो टेंड टू फॉलो हॉलीवुड्स वे ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट, और यहाँ के डायरेक्टर, हॉलीवुड के डायरेक्टर का लिखने का जो अंदाज होता है कहानी का, वो भी कॉपी करते थे। समटाइम्स इवन कॉपिंग स्टोरी लाइंस और कैरेक्टर्स, कभी कभी तो ऐसा होता था ना कि वो उनके पात्र को भी सीधे कॉपी कर लेते थे कि भाई उसमें इस हीरो को चुना गया था, उसके जैसा हीरो हम भी डाल देते हैं। साथ ही साथ दे माइट यूज वेस्टर्न स्टाइल बैकग्राउंड म्यूजिक, और साथ ही साथ ना क्या करते थे ना, वो हॉलीवुड का जो म्यूजिक होता था वो अपने सिनेमा में डाल दिया करते थे। लाइक जैज विच माइट नॉट ऑलवेज फिट विद इंडियन स्टोरीज, जो कि भारतीय कहानियों के साथ में फिट नहीं बैठती थी। While copying from Hollywood can sometimes make Indian movies more popular, अच्छा देखिए, कॉपी करते वक्त में, हॉलीवुड का फिल्म कॉपी करते वक्त में कभी कभी मूवी जो होती थी, भारतीय सिनेमा जो मूवी होती थी, वो पॉपुलर हो जाती थी। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट इट डजंट मेक देम लूज देयर यूनिक इंडियन फ्लेवर, लेकिन इससे क्या होता था ना कि वो भारतीय जो मिठास होती थी ना, वो भारतीय टेस्ट नहीं आ पाता था। मूवी भले ही हिट हो जाती थी कुछ नया लाने पर, लेकिन वो भारतीय मिठास, वो भारतीय स्वाद नहीं मिल पाता था। Whether it's justified or Indian movies to copy Hollywood is up to personal opinion and depends on different things. Okay, बात रही कि भारतीय सिनेमा को जस्टिफिकेशन देने की, वाकई ये कॉपी किया हुआ मतलब ठीक होता है कि नहीं होता है, ये भाई डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पर। ये ओके, अगर अच्छा मैसेज का कॉपी करना चाहता है, जैसे वहां के किसी एक अच्छे इंसान के बारे में दिखाया गया, उस मैसेज को अगर कॉपी करा तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत बुराई नहीं है। लेकिन वहां के कल्चर को कॉपी करना होता था तो ये बहुत बेकार होता था। तो कहते हैं यहाँ पर कि
टेकिंग आइडियाज, उनके विचारों को, उनके सक्सेसफुल विचारों को, है ना, लेते थे जब ये कॉपी करते थे मूवीज का, कैन मेक इंडियन मूवीज मोर पॉपुलर, इनके फिल्मों को भाई बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलती थी, एंड हेल्प देम डू वेल अराउंड द वर्ल्ड, और दुनिया में अच्छी पहचान भी मिलती थी उनको कॉपी करने पर। बट इफ इंडियन मूवीज जस्ट कॉपी हॉलीवुड विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू इंडियन कल्चर, लेकिन बिना ये सोचे समझे कि हम जिस मूवी का कॉपी कर रहे हैं उसमें भारतीय संस्कृति की पहचान मिट जा रही है, नहीं दिख पा रही है, तो भाई दे माइट एंड अप फीलिंग लाइक दे डोंट हैव देयर ओन आइडेंटिटी। तो इसका मतलब वो अपनी पहचान को खो दे रहे थे, कॉपी करके पैसा छाप ले रहे थे, नाम कमा ले रहे थे, लेकिन अपनी भारतीय पहचान को छुपा दे रहे थे, मिटा दे रहे थे, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो बच्चे ये कुछ चंद सवाल थे जहां पूछा गया कि आखिर ऐसा भारतीय सिनेमा में क्या क्या चीजें गलत हो रही थी। और ये बात किसी एक आम आदमी ने नहीं कही, ये बात एक महान राइटर, एक महान डायरेक्टर, उस वक्त के जो फिल्म बनाते थे, जिनको विदेशों में अपना नाम का डंका बजा चुके थे, वो इस बात को कह रहे थे कि उस जमाने में 100 साल पहले, मतलब भारतीय सिनेमा बनाने वाले जो कुछ डायरेक्टर्स थे, कुछ डायरेक्टर्स वो गलतियां कर रहे थे, मतलब ज्यादातर वो कॉपी पेस्ट ही कर रहे थे, कहां से, हॉलीवुड से, और भारतीय कल्चर को, भारतीय संस्कृति को वो मिटा दे रहे थे, मतलब उसमें छुपा दे रहे थे, जो कि सही नहीं था हर बार। यहां देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन किया गया आपसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, यहां बच्चे आपसे अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जा रहा है। अब देखते हैं बच्चे इसके आंसर क्या क्या निकलते हैं। यहां देखिए, Satyajit Ray is the writer of dash chapter. What is wrong with Indian films? What is wrong with Indian festival? What is wrong with Indian foods? What is wrong with Indian books? तो बच्चे इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये कहेंगे हम What is wrong with Indian films, मतलब सत्यजीत रे लेखक हैं इन चार में से कौन से चैप्टर का? तो आपको बच्चे चैप्टर का टाइटल याद हो गया होगा। As per the essay, what is wrong with films? What is wrong with Indian films? यहाँ इंडियन छूट गया है। इंडियन फिल्म्स, द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेट विद, अब यहां देखिए भारी भरकम वर्ड यूज किए गए हैं, है ना, इससे है तो भारी भरकम वर्ड यूज किया रहेगा, लेकिन हमें बच्चे आंसर से मतलब है। हमने इन चार में से कौन से वर्ड को चैप्टर में पढ़ा था? तो बच्चे याद रखिएगा, हमने पढ़ा था विजुअल डिसोनेंसेस को, है ना, हमने जिस वर्ड को पढ़ा वही हमारा आंसर होगा। The first feature films in India was produced in, सबसे पहले जो फीचर फिल्म बनी थी, मतलब थोड़ी लंबी फिल्म बनी थी जिसमें गाना वाना, मतलब कहानी, डायलॉग सब था उसमें, वो कब पब्लिश हुई, मतलब कब प्रोड्यूस हुई थी? तो हम कहेंगे 1913 में। कब बोलेंगे? 1913 में। The essay, ये जो हमारा essay व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से लिया गया है? ये जो चैप्टर, ये जो हमारा essay है, ये कौन से बुक से लिया गया है? तो ये भाई लिया गया है आवर फिल्म्स देयर फिल्म से, हमारी फिल्में और उनकी फिल्मों वाले एक किताब से ली गई है। According to this essay, what is wrong with Indian films, which is the most potent and versatile art form? इन चार में से वो कौन कला है जो बहुमुखी कला है, मतलब उसमें ढेर सारी कला का मिश्रण है, तो वो क्या है? वो है सिनेमा। सिनेमा के अंदर आपको पेंटिंग भी मिल जाएगा, इसमें डांस भी मिल जाएगा, इसमें म्यूजिक भी मिल जाएगा, तो सबसे बड़ी जो कला है, जो बहुमुखी कला है ना, वो सिनेमा है। नेक्स्ट वन, यहां क्वेश्चन किया गया अकॉर्डिंग टू दी एसे, इस एसे के अनुसार इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है ना। तो यहां देखिए बच्चे एक एक करके पढ़ते हैं। द इंडियन प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड, ये तो लाइन सही लिखा हुआ है, हॉलीवुड के बाद सेकंड नंबर पे हम लोग फिल्म बनाने में आते हैं, सही बात है। यहां पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये तो सही है फिर, द फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकंड ओनली टू हॉलीवुड। ओके भाई, दोनों बातें एक ही हैं, सही है। द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, सही बात है। सिनेमा क्या है? एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही बात है। तीनों तो भाई सही लिखा हुआ है। द सिनेमा डज नॉट कंबाइन द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, नहीं, यहां पर नॉट गलती से लिखा गया, ये नहीं होना चाहिए, यही सेंटेंस आपका गलत लिखा हुआ है। यही पूछ रहा है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो यही तो गलत है, यहां नॉट नहीं होना चाहिए। सिनेमा में भाई साइंस का भी लॉजिक अपनाना पड़ता है, और यहां पर कह रहा है कि नहीं अपनाना पड़ता है, तो गलत हो गया ये। सत्यजीत रे वॉज अ वेल नोन, क्या? सत्यजीत रे एक जाने माने, एक फेमस, एक जाने माने क्या थे? एक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, सिंगर थे कि आर्टिस्ट थे? तो हम कह सकते हैं ये फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म निर्देशक थे ये। अकॉर्डिंग टू द एसे, द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अ डैश, एवरेज अमेरिकन फिल्म क्या था? बैड मॉडल, ये भाई यही तो पढ़ा हुआ लाइन था, बैड मॉडल। अमेरिकन फिल्म एक बैड मॉडल था, ये उतना अच्छा नमूना नहीं था हमारे भारत के संस्कृति के लिए। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म इन इंडिया वॉज प्रोड्यूस्ड इन, पहली लघु फिल्म जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? तो बच्चे वो 1907 में बनाई गई थी, 1907 में ये बनाई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी, इन चार में से वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने सत्यजीत रे को डॉक्टरेट की उपाधि दी थी? मैकमिलन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या त्रिभुवन? तो हम कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड। क्या रहेगा बच्चे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। When was सत्यजीत रे born? सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ था? तो 1921, तो भाई आपको याद होगा 1921, और May 2 है 1921 को। Where did सत्यजीत रे win award at film festival? कहां पर, कह रहा है कहां पर सत्यजीत रे इनाम जीते थे, अवार्ड विनिंग था इनका, वो भी फिल्म फेस्टिवल में। तो पेरिस, लंदन, कांस या गोवा? तो कांस और बर्लिन, ये दो जगह की चर्चा की गई थी, कांस और बर्लिन, है ना, इन्हीं दो जगह की चर्चा की गई थी।
What does the technician blame for the weakness of Indian films? भारतीय सिनेमा की कमजोरी को दिखाने में जो टेक्नीशियन जो इल्जाम लगाते हैं, है ना, वो किस पर इल्जाम लगाते हैं? तो भाई वही बात हो गई, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाचने वाले को लगता है कि आंगन टेढ़ा है। अगर तुमको अच्छा नाच गाना आता है करने, तो तुम्हारी चाहे कैसा भी तुमको फ्लोर दे दिया जाए, तुम उस पर भी नाच ही लोगे। लेकिन ये जो टेक्नीशियन होते हैं ना, ये हमेशा अपने टूल्स को ब्लेम करते हैं, समझे? जैसे कोई बढ़ई अगर है, उसको कह रहे हैं भाई कि दीवार में कांटी ठोक देना है ना, समझिए ना। अब वो आज तक कभी कांटी ठोका ही नहीं है, लेकिन कह रहा है कि नहीं हम ये काम कर लेंगे हम। अब जब उसको कांटी ठोकने दिया गया, तो क्या कर रहा है, कांटी को पकड़ रहा है इसे उल्टा, है ना, या हथौड़ी को भाई कुछ गलत तरीके से पकड़ रहा है, हथौड़ी को सबसे आगे मुंह पे वो पकड़ रहा है, वो पीछे से पकड़ ही नहीं रहा है। तो क्या कहेगा? हम कहेगा तो भाई तुमको ठोकने नहीं आता। कहेगा नहीं हमको ठोकने आता है, लेकिन दीवार जो है ना वो टेढ़ा है। कहेगा क्या कि हथौड़ी का जो बेट है ना ये टेढ़ा है, ऐसे। The author points out the defects of Indian dash। कहते हैं यहां पर जो लेखक हैं ये पॉइंट आउट करते हैं, कमियों को निकालते हैं। डिफेक्ट मतलब कमियां, पॉइंट मतलब निकालना। तो वो कमियों को निकालते हैं, किसकी कमियों को? तो इंडियन कल्चर, इंडियन थिएटर, इंडियन डांस, इंडियन फिल्म्स। भारतीय सिनेमा की कमियों को यहां पर लेखक ने इस चैप्टर में निकाल के बताया कि देखिए उस वक्त जमाने में भारतीय सिनेमा जो बना रहे थे लोग, वो क्या क्या गलतियां कर रहे थे। ये चैप्टर बच्चे इसलिए बनाया गया इसको। इन दिस चैप्टर The author compares Indian films with dash films। यहां पर लेखक ने अपनी फिल्मों की तुलना कौन से फिल्म से की है? कोरियन से, जापानीज से, वेस्टर्न से कि पाकिस्तानी से? तो उस वक्त के जमाने में भाई तब तक पाकिस्तान अभी बना भी नहीं था, है ना। तो हम कह सकते हैं वेस्टर्न। वेस्टर्न मतलब बच्चे आपका लिखा हो सकता है हॉलीवुड भी लिखा हो सकता है आपका। नेक्स्ट वन, The cinema dash in various measures the function of poetry, music, painting, drama, architecture। एक सिनेमा के अंदर में क्या क्या काम होते हैं? जैसे पोइट्री है ना, गाने होते हैं, उसमें म्यूजिक होता है ना, पेंटिंग होता है, ड्रामा होता है, उसमें आर्किटेक्चर होता है, मतलब बिल्डिंग बनाया जाता है, और इस तरह से बहुत सारी कलाएं होती हैं, छोटी से बड़ी। वो क्या होती हैं? तो वो कंबाइन की हुई होती है। सबको क्या करता है? आपस में कंबाइन कर लेता है, जोड़ लेता है सबको अपने अंदर में सिनेमा। What our cinema need about everything else is a style and idiom and a sort of iconography of cinema। क्या होना चाहिए? iconography। देखिए ये सब वर्ड्स बच्चे आपके उसमें रीडिंग में दिया हुआ था, है ना, बुक में। a sort of iconography, फिल्म बनाने की कला। ये जो फिल्म है, कल्पना नाम की जो फिल्म है, ये बनाई गई थी किनके द्वारा? कल्पना फिल्म किनके द्वारा बनाई गई थी? इप्टा, शंकर, सत्यजीत रे, रवि सिप्पी, है ना। तो ये फिल्म बनाई गई थी शंकर के द्वारा। नेक्स्ट वन, एक और डायरेक्टर थे जिनका नाम था शंकर। आफ्टर ऑल वी डू पोजेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ डांसिंग, राइटिंग, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग। तो हमारे पास भी बेसिक टूल्स हैं जिससे हम फिल्म बना सकते हैं। ओके, India has become the dash after Hollywood in film production। तो India has become the second, third, fifth, sixth। India has become the second after Hollywood in film production या फिल्म मेकिंग। हॉलीवुड के बाद दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं फिल्म बनाने में। India offers a potential market for her on cinema, music, products और films। तो हम कह सकते हैं India offers a potential market for her on products। ठीक है बच्चे, यहां क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सत्यजीत रे यूज्ड टू कंपोज। सत्यजीत रे जो एक डायरेक्टर थे, ये अक्सर रचना किया करते थे, बनाया करते थे क्या? अपने सिनेमा के लिए क्या लिखा करते थे ये? तो अपने सिनेमा के लिए ये खुद का म्यूजिक तैयार करते थे ये। ओके, Which film is mentioned in What is Wrong with Indian Film? इन चार में से कौन से फिल्म की चर्चा इस चैप्टर में की गई थी? तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में दो फिल्म की चर्चा की गई थी। एक शंकर जी का लिखा हुआ क्या, कल्पना, और दूसरा इप्टा का। इप्टा का क्या था भाई? वो तो वो भाई धरती के लाल। कौन था वो? धरती के लाल, जिसमें पूरे भारतीय संस्कृति को दिखाया गया था। Why are Indian films not shown abroad? हमारी फिल्में विदेश में क्यों नहीं दिखाई जाती थी? लैंग्वेज प्रॉब्लम। एक तो हाँ भाई हमारी भाषा हिंदी थी, या अलग अलग क्षेत्र की भाषा यहाँ पर अलग अलग थी, है ना, और विदेश में तो खाली वहाँ पे अंग्रेजी चलता था। तो यहाँ की फिल्में वहाँ कैसे देखेंगे? वीक इन क्वालिटी, हम उतनी गुणवत्ता वाली फिल्म तो भी नहीं बनाते थे, है ना। ऊपर से क्या हमारे में स्टाइल की कमी थी, हमारा कंटेंट भी अच्छा नहीं होता था। तो ये सारी चीजें, ऑल ऑफ दी अबव, ऊपर की सारी चीजों के कारण हमारी फिल्में विदेश में दिखाई नहीं जाती थी। बच्चे ऑब्जेक्टिव अब आपका खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं बचा हुआ है। सेम कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। भाई क्रिएटिव एक्सप्रेशन किस में आता है ये बताइए? वो आता है भाई सिनेमा के अंदर में। सिनेमा क्या है? एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ये। इंडियंस हैव शोन द पावर टू मेक डैश चेंजेस एंड ऑफ बिकमिंग यूज्ड टू न्यू सिचुएशन। तो इंडियंस हैव शोन द पावर टू मेक बिग चेंजेस। भारतीयों के पास कुछ बड़ा करने का अच्छा खासा ताकत है, और उन्होंने दिखाया भी है, इनको नए सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिखाया भी है। इंडियन म्यूजिक इज लार्जली डैश। भारतीय जो म्यूजिक उस टाइम जो संगीत होता था ना, वो कुल मिलाकर के ना कैसा होता था? लाउड, सूदिंग, सॉफ्ट या इम्प्रोवाइजेशनल। तो उस जमाने में एकदम इम्प्रोवाइजेशनल होता था, मतलब काम चलाऊ होता था।
वैसा भी म्यूजिक अच्छा नहीं होता था। वो तो बाद में लोगों ने क्या किया, इसको इम्प्रोवाइज किया, इसको और ज्यादा सुधार लाया उसमें। According to dash author, average American film are a dash model. Okay, according to author, average American films are a dash model. किस तरह का मॉडल था वो? तो वो बैड मॉडल था। राइटर ने कहा कि उनकी फिल्में का कॉपी करना मतलब हमारे लिए एक बैड मॉडल के बराबर होगा। ओके, एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ डैश। एक भारतीय सिनेमा को ये साफ साफ झलकना चाहिए कि हम उनका कॉपी ना करें। एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ इनकंसिस्टेंसीज, मतलब हमारे भारतीय सिनेमा को ना उनसे कॉपी करने से हमेशा बचते रहना चाहिए। 30. If the Indian film makers keep their dash open, they are sure to make good films. अगर भारतीय सिनेमा बनाने वाले अपने खिड़की को खोल के रखें, आंखों को कि मुंह को कि दरवाजे को, है ना, तो वो एकदम बढ़िया फिल्म बना सकते हैं। तो भाई आंखों को खोल कर रखेंगे तब ना देखेंगे हमारे समाज में लोग कैसा किस तरह का फिल्म देखना चाहते हैं, उसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, ये सब खुली आंखों से देखेंगे तब ना हम अच्छी फिल्में बना पाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी। The Indian films imitate stories mostly from dash. भारतीय सिनेमा ज्यादातर कॉपी हुआ करती थी, नकल हुआ करती थी, कहानियां हम लोग नकल करते थे मोस्टली कहां से? तो टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड की पॉलीवुड, तो हम कहेंगे हॉलीवुड। ओके, द रॉ मटेरियल्स ऑफ सिनेमा इज डैश इटसेल्फ। किसी भी सिनेमा को बनाने के लिए जो कच्चा माल की जो जरूरत पड़ती है ना, वो क्या होता है? तो वो उसका लाइफ होता है। ओके, वो उसका खुद का कहानी होता है। इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे डज नॉट नीड मच डैश। इस राइटर के अनुसार भारतीय सिनेमा को किस चीज की जरूरत ज्यादा नहीं है? तो वो हो सकता है क्या? ग्लॉस। क्या होगा? ग्लॉस होगा। मतलब क्या इसे होता है ना, चमक धमक। भारतीय सिनेमा को ज्यादा चमक धमक की जरूरत नहीं है। ये बात एक महान राइटर सत्यजीत रे कह रहे हैं। ये बात नो इंडियन सिनेमा कैन बी डैश ऑन ऑल काउंट्स। कहते हैं ऐसी कोई सिनेमा भारत में नहीं बनी है जो हर तरह से अपने को ना कह दे कि भाई कि हम हर तरह से फिट हैं। मतलब हमारा कहानी भी अच्छा है, हमारा गाना भी अच्छा है, हमारा डायलॉग्स भी अच्छा है, मतलब हर तरह से अक्लेम कर दे, दावा कर दे कि हम हर चीजों पे खड़े उतरे हैं। तो ऐसा नहीं है। ये बात बच्चे पहले की है। डैश हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलप्ड ऑफ आवर टाइम्स। ओके, ये चार में से कौन सी ऐसी कला है जो अपने समय में बहुत ज्यादा डेवलप मतलब की है? वो है ना, वो कौन है? तो वो सिनेमा है। वो द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड डैश ऑफ साइंस। सिनेमा में साइंस के उस कोल्ड लॉजिक को भी दिखाया जाता है। ओके, एंड द लास्ट वन क्वेश्चन, डैश यूनिवर्सिटी कॉन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट ऑन सत्यजीत रे। हम कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको सत्यजीत रे को डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। ओके, चलिए तो प्यारे बच्चे, ये रहा इस चैप्टर से जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आपको बच्चे बस मेनली ऑब्जेक्टिव पर फोकस रखना है और अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर ही फोकस बना के रखना है। बाकी बच्चे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। वो क्लास में कराया जाता है ताकि कहानी को कुछ और तरीके से समझा जाए, इसके लिए। ठीक है, बाकी बच्चे ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और बच्चे उसके बाद हम क्या करेंगे ना आपके लिए, फिर बच्चे आपका अब यहाँ पर कहानी कौन सा स्टार्ट होगा? बच्चे इस चैप्टर के बाद में बच्चे आपको एक पोएम पढ़ाया जाएगा। कौन सी? एक कविता पढ़ाई जाएगी, पोएम नंबर 6। मतलब कल बच्चे क्लास में आपका पोएट्री सेक्शन से एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 6 आएगा आपके पास में। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम या तो रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से बनाना होगा। ठीक है, चलिए बच्चे, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, लिख करके। ये नहीं कह रहे कि आप सारे सब्जेक्ट को छोड़ करके अंग्रेजी के पीछे पड़ जाइए, ये नहीं करें। जितना कुछ अगर टाइम बचता है तब आप अंग्रेजी के पीछे टाइम दीजिएगा, नहीं तो उससे पता है दिक्कत क्या हो जाएगा। ज्यादा टाइम अंग्रेजी के पीछे दीजिएगा तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, ये सब मतलब एसएसटी, आपका संस्कृत, ये सब गड़बड़ा जाएगा बच्चे। तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब आप अंग्रेजी को ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे मिलते हैं आपको। बच्चे देखिए, अभी लेटर, एप्लीकेशन, पैराग्राफ, नोटिस, ये सब अभी हमको सिखाना बाकी है। लेकिन पहले थोड़ा सा बच्चे सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए, पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव तो अच्छे से कर लें कवर। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव गड़बड़ा जाएगा ना बच्चे, ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमको 2 किताब कंप्लीट करना है, समझ गए ना। जैसे प्रो सेक्शन में 4 चैप्टर कंप्लीट किया है अभी हम, है ना। पोएट्री सेक्शन बच्चे अभी तक हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन से बुक से? पैनोरमा पार्ट 2 नाम की बुक से। एक और किताब है जिसमें 7 कहानी है, वो आपका है इंग्लिश रीडर्स, जिसका पहला चैप्टर है द जनवरी नाइट, मतलब पूस की रात, समझे ना। तो बच्चे ये सब मिला करके आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, बात रही बच्चे एप्लीकेशन लेटर की, ये सब क्या है? ये सब तो भैया 1 से 2 दिन का खेला रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा ये सब, समझ गए बच्चे। तो चलिए मिलते हैं बच्चे कल क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, एक नई कविता के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।